हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल क्लास 11th के बच्चों। क्या हालचाल? सब बढ़िया? चलो ग्रेट। सो पिछले लेक्चर में गुलगुलो तुम लोगों के साथ में मैं बात कर रहा था अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। और मेरे लाडलो, आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के अंदर 3 केमिकल रिएक्शंस कर ली थी और तीसरी केमिकल रिएक्शन काफी बड़ी हो गई थी क्योंकि वो थी एडिशन ऑफ हेलोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स HX, जिसमें हमने मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा, दोनों के मैकेनिज्म्स पढ़े। अब गाइज वो मैकेनिज्म आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको कहना चाहिए इंपॉर्टेंट आप लोगों को नहीं, आप लोगों के लिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी क्योंकि अब जो आगे आने वाली केमिकल रिएक्शन है उसमें भी देखो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। चलिए, तो तीसरी केमिकल रिएक्शन के बाद हम चौथी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मेरे बच्चा लोग यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपको एकदम कोल्ड, एकदम ठंडा एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करना है। एकदम कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करना है। और जैसे मान लीजिए आपके पास में यहां पर एक अल्कीन है और आप लोग सब जानते हो कि इस अल्कीन का नाम प्रोपीन होगा, और ये जो प्रोपीन नाम का अल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के एक तरफ तो 2 कार्बन दिख रहे हैं लेकिन इस तरफ इसके एक ही कार्बन दिख रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी दैट दिस रिएक्शन विल वर्क अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल अडेंडम विल गो एंड अटैच टू द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो तुम्हारा H2SO4 में से जो H2SO4 का स्ट्रक्चर है मेरे लाडलो, मेरे गुलगुलो, मेरे बुलबुलो, वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये कुछ ऐसा टूटेगा, ट्यूं 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 ट्यूं। मेरे ख्याल से आप इसे ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा टूटेगा, ट्यूं 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 ट्यूं। ठीक है, तो आपका H जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगा विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और आपका जो अडेंडम है, क्योंकि ये आपका कार्बन, ये ऑक्सीजन इसका लोन पेयर ले लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आपका अडेंडम जाकर बीच वाले कार्बन पे अटैक करेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है कि जो आपका एडेंडम होता है इट विल गो एंड अटैक द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन निकलता है इट विल गो एंड अटैक द कार्बन विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन निकालना है आपको, बस हो गया आपका सवाल, हो गया आपका सवाल सॉल्व। ये हो गया CH, यहां पर लग जाएगा O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और यहां पर आपका बन जाएगा CH3। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सीधी सी भाषा में, CH3 CH CH3, और यहां आ जाएगा SO4H HSO4। बस क्या परेशानी है? मेरे ख्याल से बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 प्रोपेन, ऐसा लिखना पड़ेगा, प्रोपेन 2 हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर आपका SO4 जाकर जुड़ रहा है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको वैसे अगर आप चाहो तो NCERT अगर आप फॉलो करोगे तो कॉमन नेम के हिसाब से लिखा जाता है प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो वो भी ठीक है, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां पर देख लो कि इस कार्बन के इधर भी एक CH3 ग्रुप है, इस कार्बन के इधर भी एक CH3 ग्रुप है, तो ये आइसो हो जाएगा, इट विल बी योर आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। आइसो क्यों लगाया? क्योंकि जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है उसके इधर भी आइसो, इधर भी CH3 इधर भी CH, दोनों तरफ CH3 होने की वजह से ये आइसो हो गया।
आइसोप्रोपाइल बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ये केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गई? चलो एक केमिकल रिएक्शन और बना लो जल्दी से। तुम्हारे पास में इथीन है। अब इथीन के साथ अगर आप लोग कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एंड कोल्ड एकदम ठंडा वाला H2SO4 अगर आप मिलाओगे तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 SO4H या HSO4, जो आपको लिखना चाहो आप वो लिख सकते हो। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बात समझ में आ गई? तो बहुत इजी केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल भी इसके अंदर टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है, बिना किसी परेशानी के केमिकल रिएक्शन हो जाती है। बस ध्यान रखिएगा कि मार्कोनिकॉफ रूल आपको इसके अंदर लगाना है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये सब अब केमिकल रिएक्शन को बार बार एक ही बात बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल में पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूं। 5वीं केमिकल रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर। अब देखो मेरे बुलबुलो, अगेन जब कभी भी एडिशन की बात आएगी मार्कोनिकॉफ की याद आएगी। यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो मैं जानबूझ के अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले रहा हूं ताकि मैं सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल लगा सकूं। बेटा यहां पर ध्यान रखिएगा, यू हैव टू ऐड एसिड। एसिड यहां पर कैटेलिस्ट का काम करेगा, बिना एसिड के आप ये रूल, ये वाला सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा जो वाटर होता है इसमें 2 चीजें निकलती है, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये तुम्हारा OH है, OH जाकर बीच वाले कार्बन पर अटैक करेगा, वही अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? आपका अडेंडम जाकर उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जाकर उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये बन जाएगा CH3 CH CH3 OH। इसको क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, या इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन टू ऑल। IUPAC के हिसाब से प्रोपेन टू ऑल, जो आपकी इच्छा हो वो लिखो। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अच्छा इसको सॉल्व करके बता दो, कभी आपको एग्जाम वाले ये पूछ ले, भाई स्कूल वालों का तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटूइन, इसमें अगर आपको बोल दिया कि वाटर ऐड करो तो क्या होगा? सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो क्या मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत है? नहीं। कहीं पर भी H जोड़ो, कहीं पर भी OH जोड़ो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन टू ऑल। इट विल बी एज सिंपल एज दैट, ब्यूटेन टू ऑल। कोई दिक्कत बच्चा लोग? चलिए इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे गुलगुलो? आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मेरा प्यारा प्यारा लाडलो और मेरा हापूस आम, क्या तुम्हारे हाल? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छठी केमिकल रिएक्शन, 4 3 4 5, हाँ छठी केमिकल रिएक्शन टिकटॉक वाली, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मेरे गुलगुलो, अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना 2 तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले वाले ऑक्सीडेशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे डाइल्यूट, और वी कैन से एक्वस KMnO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हो वो एक्वस वाला है या वो डाइल्यूट है। देखो डाइल्यूट और एक्वस एक ही बात होती है, बस बोलने का तरीका फर्क हो जाता है। डाइल्यूट बोले तो KMnO4 पानी के अंदर मिला हुआ है और आपने उसके अंदर थोड़ा और पानी मिला दिया। जैसे मान लो तुम लोगों ने 100 ml KMnO4 का सॉल्यूशन बनाया पानी मिला के, और उसमें आपने 900 ml और पानी मिला दिया, यानी अब आपने सॉल्यूशन 1 लीटर का कर दिया, तो ये डाइल्यूट हो गया। लेकिन मिलाया तो पानी है ना, तो वो 100 ml वाला भी और वो 1 लीटर वाला भी पानी होने की वजह से एक्वस कहलाएगा। बात एक ही है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं। अब देखो यहां पर होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास में यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और यहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हो एक्वस KMnO4 या डाइल्यूट KMnO4,
एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक्वस है यानी कि रिएक्शन में पानी है, नो डाउट KMnO4 एक्वस होने के से रिएक्शन में पानी सप्लाई हो रहा है। दूसरा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नो डाउट ये अपने ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होगा। तो पता है यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट होगा। हम लोग सब जानते हैं कि वाटर 2 पार्ट में टूटता है, OH और H। तो ये वाला OH जाकर कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन से, और ये O और ये H ये कनेक्ट हो जाएंगे पहले आपस में, और फिर ये जाके कनेक्ट हो जाएंगे आपके दूसरे कार्बन से। तो ये पता है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका ग्लाइकॉल। इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल, जिसमें कि 2 OH ग्रुप होते हैं। और आप देख सकते हो कि कौन सा केस है? ये विसिनाइल डायोल वाला केस है। सर विस क्यों लगाया? याद करो मैंने विसिनाइल में क्या सिखाया था? 2 अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पर अगर एक जैसा फंक्शनल ग्रुप आ जाए उसको विसिनाइल बोलते हैं। अब अगर 2 अल्कोहल आ गए तो विसिनाइल डायोल, अगर 2 ब्रोमीन आ जाते तो विसिनाइल डाइब्रोमाइड, अगर 2 क्लोरीन आ जाते तो विसिनाइल डाइक्लोराइड। यहां पर अल्कोहल है इसलिए विसिनाइल डायोल बन गया। इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम होगा इथेन 1,2 डायोल, या इसको आप इथाइलिन ग्लाइकॉल कह सकते हो। इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथाइल ग्लाइकॉल, इथाइल ग्लाइकॉल भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके पास में विसिनाइल वाला केस आए तो इसके लिए अल्काइलिन इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर यहां पर विसिनाइल के केस में डाइहेलाइड है तो इधर आप लिखेंगे अल्काइलिन डाइहेलाइड। अगर विसिनाइल वाले केस में यहां पर डायोल है यानी 2 अल्कोहल है तो आप इस्तेमाल करेंगे नाम में अल्काइलिन डायोल। तो यहां पर क्योंकि यहां पर डायोल लिखा है मैंने, क्योंकि 2 अल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए मैंने ग्लाइकॉल लिख दिया, या डायोल भी लिख सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। दोनों नाम आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको IUPAC कन्वीनियंट लगता है आप IUPAC लिख के आओ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, यहां पर कभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए सर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही OH जुड़ रहे हैं। H और OH होता तो मार्कोनिकॉव लगता, लेकिन अगर दोनों ही केसेस सेम है, अगर दोनों ही जुड़ने वाले ग्रुप सेम है तो फिर मार्कोनिकॉव की जरूरत नहीं है। तो यहां पर भी सेम सिनेरियो दिखेगा, वाटर सप्लाई हो रहा है रिएक्शन में, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है रिएक्शन में। यहां पर आपने डाइल्यूट और KMnO4 का सॉल्यूशन ले लिया एक्वस वाला एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर ये बन जाएगा CH3 CH, यहां लग जाएगा OH, यहां लग जाएगा CH2, यहां जाएगा OH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,2 डायोल, या प्रोपाइलिन डायोल, या इसको और क्या हो सकता है? प्रोपाइलिन डायोल, जैसे मैंने आपको सिखाया था विसिनाइल वाला केस। तो ये आपका पहला केस हो गया। नोट करो, इसको नोट करो लाडलो। ठीक है, चलिए दूसरा वाला केस। अगर हम लोगों के पास में यहां पर एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, एसिडिक, या तो अगर आपके पास में एसिडिक KMnO4 आ जाए, या अगर आपके पास में एसिडिक K2Cr2O7 आ जाए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्या होगा? तो देखो मेरे लाडले बच्चों, यहां पर डिपेंड करेगा तुम्हारा अल्कीन किस टाइप का है। क्या डिपेंड करेगा? अल्कीन किस टाइप का है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में नॉर्मल अल्कीन है, सिंपल सोवर अल्कीन N वाला, ये सिंपल ब्यूटीन है अगर आपके पास में, तो इस ब्यूटीन का ट्रीटमेंट आप एसिडिक KMnO4 के साथ अगर आप करोगे तो ये यहां से एक्चुअली टूट जाएगा डबल बॉन्ड। और अब इसको ध्यान से देखो, ये आ गया तुम्हारा CH3, ये आ गया तुम्हारा कार्बन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम ऑक्सीजन सप्लाई करना है, ये इसको 2 ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, और H यहां पर है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? इथेनोइक एसिड। क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक टुकड़ा ये भी निकला होगा,
इसमें भी CH3 है, इसमें भी C है, KMnO4 ने इसको भी 2 ऑक्सीजन दिए होंगे, H इसके पास में है, मतलब इसके 2 मोल्स बन जाएंगे। तो या तो आपको ब्यूटीन को या इथेनोइक एसिड के 2 मोल्स में कन्वर्ट करके दे देगा, या अगर मान लो आपके पास में इस तरीके का अल्कीन है, ये देखो। अब यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर आप देखो कि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन के पास में एक CH3 ग्रुप इधर है और एक CH3 ग्रुप इधर है, मतलब ये कार्बन कैसा वाला हो गया, इसके पास में पीछे 2 CH3 ग्रुप है और कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो बेसिकली ये टर्शियरी टाइप का हो गया, एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ब्रांच्ड हो गया। भाई ये अनब्रांच्ड है, ये कैसा है, ये अनब्रांच्ड है, और इसके अंदर ब्रांचिंग हो गई। तो अगर इस तरीके का तुमको ब्रांच्ड वाला कभी मिलता है तो ये H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, यानी एसिड के प्रेजेंस में अगर KMnO4 के साथ जुड़ेगा तो यहां पर ये इसको ऐसे तोड़ देगा, ट्यां 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 ट्यां, और सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को वो सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। ये बन गया तुम्हारा कीटोन। अच्छा, कीटोन कौन सा वाला बनेगा, प्रोपेनोन। कौन सा टाइप का कीटोन है ये, प्रोपेनॉन टाइप का। अच्छा, अब क्या होगा सर, तो बेसिकली इस केमिकल रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, यानी कि 4 ऑक्सीजन के एटम का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। 2 2 जा 4, एक यहां यूज हो गया। अब देखो एक कहां यूज होगा, 2 हाइड्रोजन निकले, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए, तो तुम्हारे 2 ऑक्सीजन यूज्ड हो गए। अब 2 बचे, ये कार्बन को 2 ऑक्सीजन देके कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, ये हो गई तुम्हारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दिस इज हाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और यहां पर टेस्ट आ रहा है जिसको बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, मिटा दूं? ग्रेट। एक और आता है यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सवाल, जो जेई में या नीट में या अगले साल कभी 12th में बोर्ड्स में आने का सवाल जो बनता है वो ऐसा है दैट अगेन देयर इज एन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अभी तक मैंने आपको एक टेस्ट पढ़ाया था, ब्रोमाइड टेस्ट, ब्रोमीन टेस्ट, जिसमें ब्रोमीन Br2 कलर, Br2 जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वो अल्कीन के साथ जुड़ने की वजह से Br2 टूट जाता है और ब्रोमीन अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है और कलर सॉल्यूशन का कलरलेस हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर से कलरलेस। यहां पर आप देखो कि अगर मान लीजिए आपके पास में यहां पर एक अनसैचुरेटेड अल्कीन है और अगर आपके पास में एक्वस KMnO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा इस सॉल्यूशन का कलर कुछ वॉयलेट होगा, इट विल बी ऑफ वॉयलेट कलर। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करना शुरू करेगा। KMnO4 के साथ में जो वाटर है और जो ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, धीरे धीरे ये इसको वाटर और ऑक्सीजन सप्लाई करने लगेगा। ये KMnO4 में से तो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट बनने लगेगा। यहां पर ग्लाइकॉल बन जाएगा, यहां पर ये ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये ग्लाइकॉल आपका कलरलेस होता है। तो अगर आपका वॉयलेट कलर सॉल्यूशन का धीरे धीरे कलरलेस होता जाए, मतलब कि ये जो कंपाउंड आपने लिया है ये पक्का अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर ये सैचुरेटेड होता तो सॉल्यूशन का कलर वॉयलेट से कलरलेस कभी नहीं होता, इट विल रिमेन वॉयलेट। लेकिन वॉयलेट कलर चेंज होकर कलरलेस बन रहा है, मतलब आपने यहां पर अनसैचुरेटेड अल्कीन लिया होगा, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल इज बेसिकली कलरलेस। या जो भी आपका यहां पर कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कलरलेस। क्या चीज क्लियर हो रही है? ये होता है आपका एक और टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन विद KMnO4। वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। एक तुम्हारा ब्रोमीन टेस्ट हो गया, यहां पर आप ब्रोमीन लेते थे, Br2 रेडिश ब्राउन कलर, एक Br इधर एक Br इधर जुड़ता था, वही विसिनाइल वाला केस। ये भी तो आपका विसिनाइल वाला ही केस है, ब्रोमीन में भी ये होता था। तो पूछा क्या जा रहा है ये देखना, अगर वो Br2 के साथ पूछ रहा है तो ब्रोमीन टेस्ट करना, या अगर सिंपल पूछ रहा है तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। दोनों टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, दोनों बिल्कुल परफेक्ट मार्क्स दिलाएंगे। नोट करो, हो गया गुलगुलो मेरे प्याले बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारे एल्कीन्स की छठी केमिकल रिएक्शन खत्म होती है। आओ 7th केमिकल रिएक्शन की तरफ चले, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोनोलाइसिस। मेरा बच्चा लोग, आई रिक्वेस्ट ओजोनोलाइसिस को
हल्के में ना लें, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन क्लास 12th में जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें इसका यूज है और वहां पर क्या बोल देते हैं, आपने इसको 11th में पढ़ा होगा तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। इनफैक्ट एनसीईआरटी भी आपको ये बोल के कन्नी काट लेगी। तो मेरा बच्चा, मेरा गुलगुला, आपको यहाँ पे इसको पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक, इसको पढ़ेंगे। अब देखो ओजोनोलिसिस के अंदर अगर आपके पास में सिंपल अल्कीन है, मान लो कौन सा अल्कीन लूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो मैंने ये अल्कीन लिया, क्या लिया, ये प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन ले लिया हमने, बहुत बढ़िया, प्रोपीन। जब आप इस प्रोपीन का ट्रीटमेंट ओजोन के साथ करते हो तो यहां पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। कैसे बनेगा, देखो ओजोन इज बेसिकली O2 प्लस O, 2 ऑक्सीजन के साथ में 1 ऑक्सीजन फालतू में घुस गया, तो वो ऑक्सीजन सबसे पहले जाके यहां पर अटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके से, मतलब ये बॉन्ड तोड़ के यहां अटैच हो जाएगा। अब बचे हुए जो 2 ऑक्सीजन है वो इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहां पर इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। ये बन गया तुम्हारा ओजोनॉइड। इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड, प्रोपीन ओजोनाइड, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको इस ओजोनाइड का ट्रीटमेंट जिंक प्लस वाटर के साथ में करना होगा। यहां पर देखो कितनी शानदार चीज होगी, यहां पर ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। सबसे पहले जिंक ये वाले बॉन्ड को और ये वाले बॉन्ड को तोड़ के अलग कर देगा, और ये वाले बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ के अलग कर देगा। अब यहां पर देखो हो क्या रहा है, यहां पर आपको मिल रहा है CH3, ये रहा, फिर यहां पर आपको मिल रहा है C, इससे जुड़ा हुआ है H। अब ये ऑक्सीजन बेटा सिंगल बॉन्ड से तो रह नहीं सकता, तो ये डबल बॉन्ड लग गया, तो ये बना क्या, CH3CHO, यानी ये तुम्हारा इथेनॉल बन गया, प्लस CH2O। अब ये CH2O को मैं कैसे लिखूं, तो यहां पर मैंने लिखा HCH, ये तुम्हारा CH2 हो गया, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कभी रह नहीं सकता, तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, HCHO, ये तुम्हारा बन गया मीथेनॉल। तो यहां पर आप देखो आपके अल्डिहाइड प्रिपरेशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा सर इस ऑक्सीजन का क्या होगा, ये जिंक के साथ कनेक्ट करके ZNO बन के केमिकल रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। ये जो तुम्हारा जिंक है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बाहर हो जाएगा। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है, वो बात ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास में ब्रांच्ड अल्कीन है, अगर आपके पास में इस प्रकार से एक ब्रांच्ड अल्कीन आ जाता है, ये अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो देखो इसके ओजोनोलिसिस में छोटा सा फर्क आ जाएगा, ओजोन टूटेगा, यहां लग जाएगा CH3, यहां लग जाएगा CH3, यहां आ जाएगा O, यहां आ जाएगा CH2, यहां आ जाएगा O, ये ऐसा जोड़ लो, ठीक है। ये तुम्हारा फिर से ओजोनाइड बन गया, फिर से तुम्हारा ये ओजोनाइड बन गया। अब इस ओजोनाइड की रिएक्शन आप जिंक प्लस वाटर के साथ कर दो, जिंक प्लस वाटर के साथ कर दो, तो यहां से ये फिर ऐसा टूटेगा टा 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 टा, और ये टूट जाएगा टू 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 टू। ये जिंक ऑक्सीजन को लेके जिंक ऑक्साइड बन के गेट आउट। अब यहां क्या बचेगा, CH3 C CH3, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्टेड है तो आपको यहां डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इज नॉट अल्डिहाइड, ये बन गया तुम्हारा कीटोन। कीटोन के अलावा CH2O, वही ये ऊपर जैसा CH2O यानी कि HCHO, यानी कि तुम्हारा मीथेनॉल। तो अगर आपके पास में इस तरीके से ब्रांच्ड अल्कीन आ जाता है, अगेन अगर आपके पास में एक ब्रांच्ड अल्कीन है, इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपीन। सो 2 मिथाइल प्रोपीन ऑक्सीजन के साथ ओजोन के साथ रिएक्ट करके एक कीटोन बनाकर देगा। इस कीटोन का नाम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन और मीथेनॉल। तो ये हो गई मेरे प्यारे गुलगुलो तुम्हारी
ओजोनोलिसिस नाम की रिएक्शन। चलो जल्दी से इसको नोट करो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती कोई नहीं करेगा। अगर किसी ने करी तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। तो गुलजारी लाल तुम मेरी बात नहीं मानोगे। चलो अब लास्ट, आई लग गई, नाखून उखाड़ दिया। हाँ जी, हाँ, तो लास्ट केमिकल रिएक्शन यानी तो 8वीं केमिकल रिएक्शन, 8वीं, दैट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ZATION, पॉलीमराइजेशन। अब देखो बच्चा लोग क्या होता है भाई, आप लोगों ने जब कभी भी दुकान पे जाते हो कोई शॉप पे, तो आप बोलते हो भैया थैली दे दो ना, थैली। कुछ लड़कियां जब दुकान पे जाती है तो बड़ा स्टाइल मार के बोलती है, एक्सक्यूज मी भैया, कैन यू प्लीज गिव मी पॉली बैग, भैया पॉली बैग दे दीजिए ना, पॉली बैग। तो जो तुम पॉली बैग मांगते हो, ये क्या होता है? ये पॉलीइथीन होता है। क्या हम लोग इंडियंस हैं, हम करी को कड़ी बना देते हैं। अंग्रेज करी है, तुम्हारी सब्जी में करी है, करी वाली सब्जी, करी, अपन ने करी को कड़ी कर दिया, कड़ी कड़ी कड़ी। वैसे ही इसका एक्चुअल नाम पॉलीइथीन है, अपन ने उसको पॉलीथीन 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 से थैली कर दिया, पॉलीथीन को तोड़ के ससुरा थैली बना दी है। तो ये एक्चुअली क्या है? ये पॉलीइथीन है। पॉलीइथीन आप मार्केट में यूज किस चीज के लिए करते हो भाई? जो भी तुम्हारे प्लास्टिक बैग्स आते हैं। अच्छा, मार्केट में आपने देखा होगा, आप लोगों के पास में बहुत सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स आते हैं, तुम्हारे प्लास्टिक के डस्टबिन आते हैं, टिफिन आते हैं, बकेट्स आती है, मग्स आते हैं, हाँ, केबल्स आती है, एक्सेट्रा। मतलब जितनी भी ये सब चीजें होती हैं, ये सब बेसिकली पॉलीमर्स कहलाती हैं। ये सब बेसिकली क्या कहलाती हैं? पॉलीमर्स। अब ये पॉलीमर्स क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। पॉली मतलब मैनी, इस पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है? मैनी। और मर्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल मोनोमर, स्मॉल मोनोमर और रिपीटिंग, स्मॉल मोनोमर और रिपीटिंग यूनिट्स। मतलब आपके पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन, जो कि बहुत सारे छोटे 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 कंपाउंड्स को जोड़कर बनाया गया है। मतलब तुम्हारी ट्रेन है, ये क्या है? एक लंबी सी ट्रेन है जो बहुत सारे छोटे छोटे डब्बों को मिलाकर बनी। तो छोटे छोटे डब्बे क्या है? मोनोमर्स। और वो सारे छोटे छोटे डब्बों को जोड़ दिया तो ट्रेन बन गई। ट्रेन क्या? तुम्हारा पॉलीमर। और पॉलीमर्स का हमारे आसपास हर जगह यूज है। अगर आप इस मार्कर को देखो तो पॉलीमर है, कैमरे की बॉडी को देखो तो पॉलीमर है, ये मेरा जो माइक का तार है इसके ऊपर जो कवरिंग है ये पॉलीमर है ना। आप प्लास्टिक की बॉटल देखो, ये जो मेरे पास में प्लास्टिक की वाटर बॉटल है, पॉलीमर है। आपके मोबाइल के जो कवर्स आते हैं, पॉलीमर है। हमारे पास में जो कंगा है, पॉलीमर है। ये जो ट्राइपॉड स्टैंड दिख रहा है, पॉलीमर है। जितना भी तुम्हारे पास में प्लास्टिक है, सब पॉलीमर है। हर जगह आपको ससुरा पॉलीमर देखने को मिलेगा। तो दैट इज पॉलीमर। हर जगह आपको पॉलीमर देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा बारिश में वो जो ब्लू कलर की, ऑरेंज कलर की, येलो कलर की वो तिरपाल, थैली ढक दी जाती है जिससे वो वाटर प्रूफ होती है। वो जो शेड वगैरह में लगा देते हैं, जो बेचारे जो झोपड़े में रहते हैं लोग, उनको लगाना पड़ता था कि पानी अंदर ना आए, पॉलीमर है। हर चीज आपके आसपास, मेजॉरिटी ऑफ द चीज आपके आसपास पॉलीमर है। देखो और भी कुछ दिखाता हूं तुमको। ये देखो, ये शैम्पू दिख रहा है, पॉलीमर है। ये डब्बी क्या है? ये डब्बी पॉलीमर है। मतलब तुम समझ ही गए हो। पास में मेरे बाथरूम है, ये देखो, ये पाटला देखो, ये पॉलीमर है। मतलब मेरे पास में बाथरूम है, समझ रहे हो? मतलब हर चीज आपके पास में जो दिख रही है ना, दिस ऑल आर पॉलीमर। तो ये पॉलीमर्स बनते हैं कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। एंड व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ polymers
by joining several monomers at high temperature and pressure in presence of कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब आपके सामने मैं मार्केट में दो सबसे फेमस पॉलीमर्स की प्रिपरेशन आपको सिखा देता हूं। सबसे पहला और सबसे फेमस पॉलीमर है पॉलीथीन। भैया पॉलीथीन दे दीजिए, भैया इसको पॉलीथीन में रख के दे दीजिए, पॉलीथीन तीन तैली दैट इज पॉलीथीन। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए पॉलीइथीन, पॉली मतलब मैनी एंड इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा इथीन है। जब इथीन के आप n मोल्स ले लोगे, n मतलब n नंबर ऑफ अनगिनत को जब आप जोड़ दोगे एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट, तो ये CH2 दूसरे वाले CH2 से जुड़ जाएगा और ये वाला CH2 इसके आगे वाले CH2 से जुड़ जाएगा, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा एंड इट विल बिकम पॉलीइथीन। देखो दिखेगा कैसे मैं बता दूं, CH2 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 CH2, लाइकवाइज ये जुड़ता जाएगा। अब ये तुम्हारा एक CH2 हो गया, ये तुम्हारा दूसरा CH2 हो गया, ये तो ऐसे बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, तो क्योंकि आपस में जुड़ गए तो इनका डबल बॉन्ड क्रैक होकर सिंगल हो गया, तो ये बन गया तुम्हारा पॉलीथीन। सब ठीक है। अच्छा, एक और सिखा देता हूं पॉलीप्रोपीन। तो सबसे पहले उसके लिए अपन को उठाना पड़ेगा प्रोपीन, ये बन गया तुम्हारा प्रोपीन। प्रोपीन के n मोल्स है आपके पास में, अगेन वही हाई टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट। अब देखो ये CH इधर वाले से जुड़ जाएगा, ये CH2 आगे वाले से जुड़ जाएगा और यहां पर तुम्हारा CH3 लटका हुआ दिखेगा। यहां पर n लगा दिया, n मतलब 100 होंगे, अगर ये 100 लोगे तो यहां 100 आ जाएगा, मतलब 100 प्रोपीन एक साथ जुड़ गए। यहां पर 1000 लोगे तो यहां पर 1000 आ जाएगा, मतलब 1000 प्रोपीन एक साथ जुड़ गए, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोपीन। क्या बात समझ में आ गई? पॉलीप्रोपीन के क्या यूज है भाई, तुम्हारे जो भी प्लास्टिक के डस्टबिन आते हैं, बकेट्स, मग्स, बास्केट्स, है ना, एक्सेट्रा। और पॉलीथीन का क्या यूज है भाई, बहुत सारे यूज है, कैरी बैग्स बना सकते हो इसके, जो रेफ्रिजरेटर में जो डिशेस आती हैं, रेफ्रिजरेटर में रखने की जो डिशेस आती है प्लास्टिक की, वो बना सकते हो। टीवी के कैबिनेट्स बनते हैं इसके, रेडियोस वगैरह बनते हैं, रेडियो के कैबिनेट जो आते हैं ना, चोकोर बॉडी, वो सब इनकी बनती है। तो ये पॉलीथीन होते हैं और ये पॉलीमर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका हमारी लाइफ में। क्लास 12 में इसको डिटेल्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपका अल्कीन खत्म, यहाँ पर आपका पूरी तरीके से केमिकल रिएक्शन एंड अल्कीन्स खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अल्काइंस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे लाडलो।